हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं, जिसमें मैथ के स्पेशल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, और उसी तरह से कराएंगे क्वेश्चंस जो आएगा उससे रिलेटेड अन्य कोई चीज़ अगर जो होगा तो उसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो जो भी दोस्त लोग, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो भी कह ले, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रेगुलर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो मैथ से हो या साइंस से हो, लेकिन रेगुलर वीडियो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन आप लोग साइंस का अगर जो नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, साइंस के वीडियो भी आप लोगों के उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है, यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध है, इसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। और हाँ, फिर मेरा यही अनुरोध है कि पहले आप वीडियो को रोक करके अपने अनुसार सारे क्वेश्चन को बना लें और ऑप्शन टिक कर लें, फिर हम बताएंगे कि कौन सा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो रोक कर बना लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक आपने वीडियो रोक करके बना लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हालांकि आज का क्वेश्चन एकदम नॉर्मल टाइप का है, कोई टफ कुछ वगैरह नहीं, एकदम नॉर्मल है। ठीक है, देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या होती है? वृत्त एक बना लीजिए, उसकी सबसे बड़ी जीवा के बारे में आपसे पूछा गया। ये आपका वृत्त है, वृत्त बनाइए और उसकी सबसे बड़ी जीवा के बारे में बताइए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो भी होगी केंद्र पर से होकर जाएगी। ठीक है, और जीवा किसे कहते हैं? तो वृत्त पर किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो एक बिंदु यहाँ पे मिल रहा है और एक बिंदु यहाँ पे मिल रहा है, केंद्र से होकर जो जीवा जाती है वही बड़ी होती है, और इसी को तो हम लोग व्यास कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास ही होती है। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, आप लोग जानते हो, या फिर ये बोल सकते हो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, भूलना नहीं। और भी अन्य पॉइंट देख लें दोस्तों, तो एक वृत्त की अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, आप लोग याद रखिएगा। एक वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं, याद रखिएगा। एक ही वृत्त की जितने भी त्रिज्याएं खींची जाएगी सबों का लंबाई समान रहता है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींची जा सकती है? तो 3 बिंदु, कम से कम 3 असंरेख बिंदु होता है तो उसे एक वृत्त खींचा जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही काम देता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट वाला आप लोग सबका सही रहा होगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? एक खंबा है, ठीक है, उसकी ऊंचाई 12 मीटर है और उसकी जो छाया बन रही है, मान ली छाया है, तो ये 4√3 मीटर है। इस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यानी ऊंचाई और दूरी का ये क्वेश्चन है, जिसका बहुत ही आसानी से आंसर आप लोगों के सामने तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, एक खंभा है, चलिए हमने खंभा बना लिया। ये मान लीजिए खंभा है जो कि 12 मीटर लंबाई का है, ऊंचाई है, और इधर इसकी छाया बनती है, और इसकी छाया जो है आपका 4√3 मीटर है। कितना मीटर है दोस्तों? 4√3 मीटर है। हमको पूछ रखा है सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण कैसे बनेगा? तो इसको आप मिला दीजिए। यहाँ पर जो आपको कोण बनता हुआ दिख रहा होगा, यही वाला हमको निकालना है, यही सूर्य का उन्नयन कोण होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं ये आपका समकोण त्रिभुज तैयार हो जाता है, ये आपका लंब है, और ये नीचे वाला जो होता है आधार होता है, और ये कोण आपको निकालना है तो लंब और आधार का फॉर्मूला tan में चलना पड़ेगा। तो आप लोग आ जाएंगे tan थीटा के फॉर्मूला में। तो आप लोग जानते हैं लंब बटे आधार, तो लंब यानी 12, आधार यानी कि आपका 4√3 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 12 आप लोग जानते हैं कटता है कितना बार में? 3 बार में। फिर √3 से 3 को काटिएगा डियर स्टूडेंट, तो √3 बार में ही कटेगा। ठीक है, कोई भी संख्या है तो आपके पास अगर जो √3 बच गया। अब ये बताइए कि tan का मान कितना डिग्री पर √3 होता है? tan का मान आप लोग कितना डिग्री पर √3 जानते हो? तो वो 60 डिग्री पर होता है। 30 डिग्री पर tan का मान 1/√3, 45 डिग्री पर 1, 60 डिग्री पर √3, 90 डिग्री पर अपरिभाषित होता है। तो √3 जो tan का मान होता है वो 60 डिग्री होता है, यानी कि आपका 60 डिग्री उन्नयन कोण उस समय सूर्य का रहा होगा
जिस समय 12 मीटर ऊंचा खंभा की छाया 4√3 मीटर बनती होगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही सॉल्यूशन होता है, आसान है। और जो लोग यहाँ पे काटने वाला सिस्टम नहीं जानते हैं वो ध्यान दीजिए कि ऊपर कोई अगर जो संख्या है और नीचे उसी का रूट है तो आप आसानी से काट दे सकते हो। बात है कि बचेगा कितना, तो आपका फिर जो रूट वाला रहेगा वही बच जाएगा। ठीक है, √2 ही बचेगा। मान लीजिए दोस्तों कि ऊपर मेरे पास रहता √2 और नीचे रहता 2, तब कौन कटता? तब ऊपर से नीचे कटता। ठीक है, तो √2 से 2 कटता तो फिर √2 बचता, ऊपर 1 बच जाता, यानी 1/√2 रह जाता। ऐसे केस में आपके पास, तो ये ध्यान दीजिएगा, नीचे √3 था, 12 को 4 से काटने पर 3 जो बचा था, √3 बार में कटा, जो कि 60 डिग्री पर tan का आता है। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो हमसे पूछ रखा है cos A + B का मान क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज का डिजाइन ऐसे होता है। यहाँ पे बोल रखा है जिसमें कोण C 90 है, यानी कि यहाँ पे C बनाना पड़ेगा जो कि 90 है। यहाँ पे A बच जाएगा और यहाँ पे B बच जाएगा। हमसे पूछा है कि cos A + B, A + B का मतलब हो गया कि A और B को जोड़ करके मान जो आएगा उस पर cos निकालेगा। cos A + B दे रखा है, यानी A और B को जोड़ने के बाद जो मान आएगा उस पर cos का मान। देखिए यहाँ पर हमको दे रखा ही है कि C का मान तो 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जानते होंगे। त्रिभुज के तीनों कोण का मतलब कि कोण A + कोण B + कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, आप लोग जानते होंगे। C के जगह पे तो हम डियर स्टूडेंट 90 डाल देंगे, क्योंकि बुक में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब आप लोग A + B निकालोगे तो ये 90 जो है इधर का देख रहे हो, उधर जाके घट जाएगा, कितना में, 180 में। तो 180 में 90 घटेगा तो आपके पास तो 90 ही बचेगा। 180 में 90 घटने के बाद 90 ही बचता है। अब आ जाइए cos A + B, और A + B का मान 90 डिग्री है, तो यानी cos A + B के जगह पे 90 डिग्री लगाओगे और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। दोस्तों कितना होता है, 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर का A नंबर ऑप्शन सही है। आप लोग मिलान करें, देखते जाएं कौन कौन सही बना है आपका। ठीक है, और जिन दोस्तों को वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, लाइक तो करना ही करना है। 4 नंबर में देखें दोस्तों, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है कि दी गई आंकड़ा में, यानी जो भी संख्याएं वहां पे उपलब्ध हैं, दी गए आंकड़ा में जो सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार दोहराया होगा, रिपीट किया होगा, वही आपका बहुलक होता है। तो 3 को देख लीजिए, जांचिए, बस आंसर दीजिए। बहुलक खोजना बड़ा ही आसान है, और ये हर एग्जाम में आपका जो हर साल मैट्रिक बोर्ड में पूछा ही जाता है बहुलक वाला। बहुलक का क्वेश्चन नहीं पूछे पॉसिबल ही नहीं है। 3 कितना बार है, तो 1 बार है। चलिए 4 कितना बार है, 1 ही बार है। 2 के साथ कितना बार है, तो 3 बार है। 2 1 बार, 6 1 बार, 9 1 बार। डियर स्टूडेंट, आप लोग 7 को गौर से देखो तो 7 आपका सबसे अधिक 3 बार आया है, बाकी सब जो तो है वो 1 बार ही आया है। तो 7 सबसे अधिक बार आया है, तो यही इसका बहुलक है। जो दी गई आंकड़े में सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करें। 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य, ध्यान से देखें, समांतर माध्य पूछ रखा है। तो समांतर माध्य निकालना बहुत ही आसान है। समांतर माध्य मतलब 2 संख्याएं हैं तो दोनों संख्या को बस जोड़ा जाता है, और 2 को है तो 2 से भाग लगाया जाता है। कितना से भाग लगा दिया जाता है, 2 से। ठीक है, समांतर माध्य बराबर वही होता है कुल प्रश्नों का योग या कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो 13 और 19 को जोड़ना है, 2 से भाग लगा देना है। ठीक है, अगर जो 3 संख्याएं दी रहती तो तीनों को जोड़ते और 3 से भाग लगाते। 5 संख्याएं दी रहती तो 5 को जोड़ते और 5 से भाग लगाते। जितने संख्याएं रहेंगे सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्याओं की संख्या है उससे भाग लगाएंगे। 19 13 जोड़िएगा तो आपके पास 32 मिलेगा, और 2 से जब 32 को काटोगे तो 16 मिलेगा। इसका समांतर माध्य जो होगा 16 होगा। कितना होगा, 16 होगा। चलिए आगे देखिएगा। बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी बताइए। क्या पूछा है, बीच की दूरी। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला आप लोग जब तक नहीं जानोगे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का
होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र इसको कहते हैं। अब इसमें x1 y1 x2 y2 कौन होता है, तो पहला वाला बिंदु जो होता है वो x1 का मान और y1 का मान देता है, दूसरा वाला जो बिंदु होता है वो x2 का मान और y2 का मान देता है। तो x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान -2, y2 का मान 3 है। इस पे अब इन सबों को वैल्यू रखना पड़ेगा। तो अंडर रूट में चले आइए, x1 माइनस x2, तो x1 के जगह पे आप 2 रखोगे, फिर माइनस x2 के जगह पे आप -2 रखोगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और ये होल स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। फिर उसके बाद y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 का मतलब 3 और y2 का मतलब भी 3, यानी 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इस तरह से होगा। अब आप लोग देख लें तो ये 3 और 3 आपका प्लस माइनस में होने की वजह से कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 2 + 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर आप लोग जानते हो 16, और 16 का फिर रूट जो होगा 4 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7 नंबर। कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, 7 नंबर, बहुत ही आसान ये है। बोला है एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याएं 3 और अनुपात 4 में है। क्या क्या हम लोगों को दिया है, बेलन दिया है, क्या दिया दोस्तों, बेलन, और दूसरा साइड क्या दिया, शंकु दे दिया है। ठीक है, अनुपात में है, सभी चीज त्रिज्याएं अनुपात में, ऊंचाइयां अनुपात में, आयतन भी अनुपात में पूछा हुआ है। जब ऐसे चीज है तो एकदम बनाना आसान है। बेलन में अगर जो आ जाए, बेलन के आधार की त्रिज्या, पहले बेलन है उसके बाद शंकु है, तो पहला मान जो होगा बेलन का होगा, दूसरा का मान जो होगा वो शंकु का होगा। चलिए, बेलन की त्रिज्या जो है r1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या 3 है। शंकु का त्रिज्या r2 मान लेते हैं जो कि 4 है। कितना दोस्तों, 4 है। ठीक है, बेलन ऊंचाइयां देख लीजिए, पहले 2 है तो ये पहले बेलन का है, इसकी ऊंचाइयां h1 मान लीजिए जो कि 2 है, और इसकी ऊंचाइयां हम h2 मान लीजिए जो कि 3 है। इसके आयतनों का अनुपात हमसे पूछ रखा है। आयतन क्या होता है बेलन का, जो देख ले पहले, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने इसके r1 h1 माना हुआ है बेलन में, तो हम यहाँ पे लगाएंगे r1 h1, ऐसे करेंगे। और शंकु का आप लोग जानते होंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें चूंकि r2 h2 माने हुए, तो इसमें r2 h2 लगा देंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्या होने वाला है, तो पाई से पाई कट गया। ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया दोस्तों, कट गया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, r1 का स्क्वायर इंटू h1। r1 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आप लोग भली भांति जानते हो 9 होता है। फिर h1, तो h1 का मतलब 2 डाल देंगे, फिर बट्टे में आएंगे। r2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर इंटू h2, h2 का मतलब कितना होता है, तो 3 होता है। अब क्या करेंगे, तो देखिए जो कटता है काट देना है। तो 3 से 9 कट रहा है 3 बार में, और 2 से 16 कट रहा है 8 बार में, तो ऊपर 3 नीचे 8, तो आपका अनुपात जो आया 3:8 आया। कितना आया, 3:8। 3:8 तो मेरे पास है भी नहीं, अच्छा सॉरी 1/3 आपका छूट गया, रुकिए रुकिए गलत हो रहा है यहाँ पे, ये 1/3 भी तो ऊपर घूमेगा, 1/3 आपका ऊपर घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जो है ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये तो कटने के बाद 9 3 से 9 कटा है, तो या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 3 और जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 3 3 9 बनाएगा, क्या बनाएगा, 3 3 9। तो यानी कि ये 3 जो ये वाला, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये वाला जो 3 है उसको हम छोड़ दिए थे, ये वाला ऊपर घूमेगा, तो ये 3 है, और 3 3 9 कटा है, तो ये 3 3 × 3, तो ये आपका ऊपर बच जाएगा 9। 9:8 आया, 9:8 ऑप्शन नंबर बी का आंसर है। नेक्स्ट 8 नंबर की बात करें तो माध्य 6 दे दिया है, x पूछा हुआ है। देखिए 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 है, तो x का बताइए, ये जो x आ गया उसका बताइए। देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन और ये 5 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। समांतर माध्य पूछ दे या केवल माध्य पूछ दे, बात एक ही है। दी गई संख्याओं को जोड़ना है और कितनी संख्या है उससे भाग लगा देना, जो आएगा वही माध्य होता है। तो यहाँ पे दी गई संख्याएं कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है, 17 है और x है, सबको जोड़ना है। कितना से भाग लगाना है, तो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 है, तो 5 से भाग।
बराबर में माध्य कितना दिया है, तो छो दे रखा है, छो हमको दे रखा है। होगा क्या, सब जोड़िएगा तो 3 4 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, और 12 17 जोड़ेगा तो 29 हो जाता है। कितना होता है दोस्तों, 29 हो जाएगा, और प्लस x तो रहेगा ही। 5 जो है 6 में गुना होगा तो 5 छके 30 हो जाएगा। अब आप लोग x का मान निकालोगे तो 30 में 29 घट जाएगा, तो 30 में 29 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी x का मान जो आएगा वो ए नंबर ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। ठीक है, आप लोग मिलाते चलें। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी इस बार कुछ खास नहीं है। यदि a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका लासा, ध्यान से देखें, लासा दे रखा है, LCM आपको पूछ रखा है। देखिए अगर जो अभाज्य संख्याएं हैं तो लासा जो होगा उन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका, अच्छा यहाँ पे बी होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का लासा निकालना है तो बस उसको गुना कर दीजिए, वही लासा होता है। अगर जो मासा पूछता, क्या पूछता, मासा यानी HCF पूछता, तो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है, तो उन्हीं संख्याओं का गुणनफल होता है, और अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, तो 1 होता है। फिर से बोले, लासा जो होता है वो उन्हीं का गुणनफल होता है। ठीक है, लासा कब, जब अभाज्य संख्याएं, तो मासा जब होता है तो 1 होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ये अंतिम क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर है तो, ठीक है, p का मान बताइए। देखो मूल की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। ठीक है, d का मान जो हो सकता है 0 के बराबर रहता है, तो मूल की प्रकृति वास्तविक और समान यानी बराबर होता है, यानी मूल बराबर है तो ये हमको दिया है। और भी देख लेते हैं, यदि d का मान 0 से बड़ा रहेगा डियर स्टूडेंट, तो मूल की प्रकृति वास्तविक तो होगा लेकिन बराबर नहीं, असमान होता है, यानी समान नहीं असमान होता है। और अगर जो d का मान 0 से छोटा है, यानी मूल की प्रकृति का संभव नहीं है, ये मूल का अस्तित्व संभव नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में मूल की प्रकृति अवास्तविक होता है। फिर से देख ले, यदि d बराबर 0 तो मूल की प्रकृति वास्तविक और समान होता है, समान यानी बराबर, जो हमें दे रखा है, हमको क्वेश्चन डील इसी पर करना है। ठीक है, d का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल की प्रकृति वास्तविक लेकिन असमान होता है। d का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब वो माइनस में आ जाए तो वो 0 से छोटा होगा, तो मूल की प्रकृति अवास्तविक होता है। ठीक है, इस स्थिति में मूल का मान निकाल पाना संभव नहीं होता है, यानी अस्तित्व उसका नहीं होता है। चलिए देखते हैं। तो फिर बात है कि d निकलता है कैसे, तो d निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, आप लोग जानते होंगे। तो b² माइनस 4ac यानी abc हमको चाहिए। a कौन देगा, तो x² का गुणा, x² का गुणा कितना है, तो कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 छुपा हुआ है। ठीक है, फिर b कौन देगा, तो x का गुणांक, x में कितना गुना है, माइनस p है, यानी b का मान माइनस p है। फिर c कितना, अचर पद, वो कितना है, 4 है, c का मान आपका 4 हो गया। और हमको मूल बराबर दे रखा है, यानी d का मान 0 दे रखा है, और d निकलता है b²। तो b² कहने का मतलब हुआ कि माइनस p² आप लगाओगे, माइनस 4ac, a का मतलब हुआ 1 और c का मतलब हुआ दोस्तों 4, इतना लगाओगे। ठीक है, हम d निकाल लिए, b² माइनस 4ac, तो b का मतलब p है, माइनस p उसका स्क्वायर, माइनस 4, a का मतलब 1 है और c का मतलब 4 है। ठीक है, मूल बराबर है तो ये वाला चीज उठेगा, यानी बराबर में डालना पड़ेगा आपको 0। नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही बनेगा, यानी p² माइनस 4 एकम 4 गुना 4, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और बराबर में 0, तो p² का मान बराबर में 16 हो गया। तो p का मान क्या होगा, तो रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस 4। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन पकड़ा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी पकड़ा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 10 लिए गए थे, 10 क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में हमने देख लिया। तो आप लोग अपना अपना देखें, बनाएं कि कितने आपका सही गया और गलत गया तो क्यों गया। गलत गया तो सीख लें, और सही गया तो ज़्यादा खुश मत हो जाएं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड था, सिंपल क्वेश्चन है, और टफ बनाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार चैनल पे जो पहुंचे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।